वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। टाइम और मनी में टाइम की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आप पैसे तो ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम आपको कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा। इस साल जिस स्टूडेंट ने हरियाणा में टॉप करना है, उसके पास 24 आवर्स हैं और आपके पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। आप भी अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। ले आइए नोटबुक और पेन, केस स्टडी के 12 क्वेश्चंस करने के लिए। लास्ट ईयर बोर्ड की तरफ से 4 प्रैक्टिस पेपर्स आए थे। आज हम उन सभी का सेक्शन ई करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ई एक्स एक फंक्शन गिवन है वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ द वाटर व्हील रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द रिवर। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, सेकंड में स्पीड ऑफ वाटर व्हील फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स क्या होगी, थर्ड पार्ट में डज योर आंसर एग्री विद मिलराइट्स रूल दैट द स्पीड ऑफ द व्हील शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये फंक्शन गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे +2 और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने से क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती हैं। तो आपने इसे पुट कर दिया 0 के इक्वल, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये 2 0 से कैंसिल। फैक्टर्स बनेंगे 3x² -4x के फैक्टर्स बनेंगे -3x -x + 1 = 0। यहां से 3x कॉमन, x - 1, यहां से 1 कॉमन, x - 1 बचेगा। x - 1 को कॉमन लिखने के बाद 3x - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर = 0 और सेकेंड नंबर = 0, 3x - 1 = 0, x की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी 1/3। ओके, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, यहां से आपने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, 6 × 2 = 12x -8। इन क्रिटिकल वैल्यूज को आपको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। E∫1 12 - 8 4 आया, 4 > 0 होता है। E∫1/3 12 × 1/3 -8, 3 × 4 = 12 और 4 - 8 की वैल्यू -4 विच इज <0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू <0 आती है, इट मींस उस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? 1/3 को आप फंक्शन में पुट कर दें, x के प्लेस पर आपको रखना है 1/3। 2 × 1/3 का क्यूब 27, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और x के प्लेस पर आपने 1/3 रखा। एलसीएम आ गया 27, यहां पर 18 + 2 20 - 12 8/27। ये है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एक्स। ई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 1/3 स्पीड ऑफ वाटर व्हील। ओके, थर्ड क्वेश्चन, डज योर आंसर एग्री विद मिलराइट्स रूल दैट द स्पीड ऑफ व्हील शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए 1/3 ही तो आया है हमारा आंसर, तो एग्री करते हैं हम इस बात से। यहां पर आप लिख देंगे यस। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। dy/dx + py = q
पी और क्यू क्या है, एक्स के फंक्शंस हैं। ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, और सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और उसके बाद हमें गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले पी और क्यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आप dx से डिवाइड कर दें। ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस x को यहां से हटाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें x से, इसे x से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर। ओके, अब p क्या होता है, p होता है y का कोफिशिएंट। अगर यहाँ y है तो यहाँ y को हटाने के बाद जो टर्म बच गई वो सारी p होती है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x, क्यों, राइट साइड वाली टर्म होती है। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या रूल होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू पावर पी डी एक्स। पी की आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगरिथम x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या वैल्यू आई थी, x आई थी। q की वैल्यू यहां से क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, dx प्लस c। एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगी। और अब बड़ी ही सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, और इधर है y इंटू एक्स। ये आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रत्ना के पास 2 बॉक्स हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और इनमें कुछ बॉल्स हैं, 3 रेड 6 ब्लैक। ये है बैग 1। सेकेंड बैग में 5 रेड 5 ही ब्लैक। ये है सेकेंड बैग। हर फ्रेंड शिवानी सिलेक्ट्स वन ऑफ द 2 boxes randomly and draws a ball out of it. Ball drawn by Shivani is found to be red. बॉल किस कलर की मिल गई, रेड कलर की। E1 E2 A denote the following events, ये गिवन है। E1 box 1 is selected, event E2 box 2 is selected, and A is red ball is drawn by Shivani. Question number 1, find PE1 and PE2. जब 2 बैग्स होते हैं तो फर्स्ट बैग को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल 1/2। तो P ऑफ E1 का क्या आंसर होगा, 1/2। P ऑफ E2 का क्या आंसर होगा, ये भी 1/2। ओके, दोनों बैग्स में से टोटल बैग्स हैं 2, सिलेक्ट करना है आपको 1, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सेकेंड, P ऑफ A बाई E1 एंड P ऑफ A बाई E2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए। A बाई E1 का क्या मतलब है, A क्या है, रेड बॉल का होना फर्स्ट बैग में से। तो बताइए, अब ये है बैग 1, तो A बाई E1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, रेड बॉल्स कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी है 9। P ऑफ A बाई E2, रेड बॉल्स हैं 5 और टोटल बॉल्स हैं 10। ओके, ये आ गई A बाई E1 और A बाई E2 की वैल्यू। और अब हमें कैलकुलेट करना है P ऑफ E2 बाई A। बताइए अब
P ऑफ E2 बाय A का क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाय E2। ओके, अब ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। देखिए P ऑफ E1 E2 हाफ है, A बाय E1 है 3/9 और वो है 5/10। A बाय E2 की वैल्यू है 5/10, 1/2 3/9, 1/2 5/10। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, 3 3 ज़ा 9। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 1/4 और डिनोमिनेटर में 1/6 प्लस 1/4। ओके, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 12 और ये आ गया 3। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 1/4 मल्टीप्लाई, डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 + 2 5, 5/12 का बन जाएगा 12/5, 4 3 ज़ा 12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3/5। देखिए अब इसमें यहाँ पर हमसे थर्ड पार्ट में यही पूछा गया था, P ऑफ E2 बाय A, दैट्स इट, आंसर इज 3/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Px is the total profit function of a company where X denotes the production of the company। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट कंपनी का बताना है कब? अगर प्रोडक्शन हो 3 यूनिट्स। प्रॉफिट फंक्शन तो यही है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो आप सिंपल x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। यहां पर -6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 120 इंटू 3 प्लस 25,000। ओके, -54, 360, 25,000, 360 - 54 306 प्लस 25,000। जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे 25306, प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी अगर x कितना हो? 3 यूनिट्स। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड P-5। P-5 को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा यहां से P-X। P-X डेरिवेटिव करेंगे, -12x प्लस 120। ओके, और अब इन्होंने कहा है कि आप कैलकुलेट करें P-5, तो हमने x के प्लेस पर 5 लिख दिया। 12 इंटू 5 प्लस 120 -60 प्लस 120, दिस इज इक्वल टू 60। ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखिए, फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो हमें प्रोडक्शन यानी x की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे? अगेन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा यहां पर, और हम यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखेंगे। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमने अभी कैलकुलेट किया था, माइनस का 12x प्लस 120। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखा, -12x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 120 माइनस का हो गया राइट साइड जाकर, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 10। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग अब आप सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। यहां से सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस का 12, x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 10, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यानी P-10 का आंसर भी नेगेटिव ही रहेगा। अंडरस्टैंड? हमें बताना था अगर प्रॉफिट मैक्सिमम है तो x की वैल्यू 10 आ चुकी है, हमें बताना है प्रोडक्शन कितना हुआ जब प्रॉफिट मैक्सिमम है। ओके, सो प्रॉफिट
is maximum at x is equal to 10. Understand? Now next question. क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हम सिर्फ इसको देखते हैं ध्यान से, और क्वेश्चंस देखिए, पी और क्यू की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, और हमें इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहां से इस x को हटाना पड़ेगा। x से आप डिवाइड कर देंगे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, अब फर्स्ट पार्ट, p की क्या वैल्यू आ गई 2/x, q की क्या वैल्यू आ गई x। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx का इंटीग्रेशन। p की वैल्यू पुट की जाएगी और जो है 2/x dx। 2 को तो आप बाहर लिख लें, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोगरिथम x होता है। अब जब तक ये 2 यहाँ है, e और लोगरिथम कैंसिल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पावर में लिख देंगे। कौन सा रूल लगाया, m लोगरिथम n का क्या रूल होता है, लोगरिथम n⁻m आप लिख सकते हैं। ओके, इस नंबर को इस नंबर की पावर में लिखा जा सकता है, इसलिए दिस इज इक्वल टू e लोगरिथम x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया x स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या वैल्यू आई है, अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी x स्क्वायर। q की क्या वैल्यू आ चुकी है, इसे x से डिवाइड करने के बाद ये x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर dx प्लस c, ये आ गया x³ dx प्लस c। ओके, और अब आपको इंटीग्रेशन करना है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 प्लस c। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। विनय 50% ऑफ द फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है, सोनिया 20%, इकबाल 30%, और हमें एरर का रेट दे रखा है तीनों का। आंसर्स देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन के बताने हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, जो मैनेजर है कंपनी का, वो वांट्स टू डू ए क्वालिटी चेक। During inspection, he selects a form at random from the day's output of processed forms. If the form selected at random has an error, मैनेजर ने चेकिंग कर ली और उस फॉर्म में गलती मिल गई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉर्म विनय ने प्रोसेस नहीं किया। दो क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं आपको। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं E1, E2, E3 3 इवेंट्स मानी जाएंगी। लेट E1 को हमने मान लिया, कौन सी इवेंट, फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय विनय। E2 को आप मान लेंगे फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय सोनिया, और E3 को आपने माना फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय इकबाल। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखिए, P ऑफ E1 50%, 20 और 30, 50, 20, 30, यानी 50/100, 20/100 और 30/100। ओके,
नाउ आप इन्हें अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 50/100 1/2 हो जाएगा, 1/5 और ये 3/10। ओके, नाउ ए इवेंट आप क्या मानेंगे कि गलती हो गई, चाहे वो किसी से भी हुई हो, एरर अक्कर्ड, गलती हो गई। अब जो फॉर्म में मिस्टेक हुई है, देखिए उनकी भी आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है। विनय का एरर रेट है 0.06, सोनिया 0.04, इकबाल 0.03, E1 E2 E3 P of A/E1, A/E1 की क्या वैल्यू होगी? 6/100, E2 A/E2 A/E2 4/100 और A/E3 देखिए इकबाल की है 0.03, ये आ गया 3/100। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है मुझे पी ऑफ ए कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? कमिटिंग एन एरर। पी ऑफ ए को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ए होगा पी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस पी ऑफ E2 A/E2, पी ऑफ E3 A/E3। ये सभी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको सिर्फ यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। पी ऑफ E1 की वैल्यू बताइए, ये 1/2 और ये 6/100। आप चाहें तो यहाँ पर 50/100 को यूज कर सकते हैं, ओके, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, एलसीएम आपको ज्यादा ना लेना पड़े। 50/100 और 6/100, 50/100 6/100 प्लस पी ऑफ E2 देखिए 20/100 और 4/100 प्लस पी ऑफ E3 देखिए, पी ऑफ E3 की वैल्यू है 30/100 और 3/100, 30/100 और 3/100। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने ये कैंसिल इसलिए नहीं किए ताकि सबका एलसीएम सेम हो जाए, और अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ओके, 80 + 90 170, और जब आप इसे 300 में ऐड करेंगे 470 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और अब आप 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इन वैल्यूज के प्लेस पर 1/2, 1/5 और 3/10 रखते तो भी सेम ही आंसर आता। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बताना है फॉर्म विनय ने प्रोसेस नहीं किया जो मैनेजर ने चेक किया था और जिसमें मिस्टेक मिली थी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि वो फॉर्म विनय का था, और उसके बाद उस आंसर को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो फॉर्म विनय का नहीं था। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। विनय को हमने माना हुआ है E1 इवेंट, यानी अब हमें P ऑफ E1/A कैलकुलेट करना है। P ऑफ E1/A, इस वैल्यू को आप याद रखें, मैं यहां लिख देती हूं P ऑफ A। P ऑफ A की वैल्यू क्या आ चुकी है? 40, या तो आप ऐसे लिख लें या फिर ऐसे 47/1000। ओके, इस वैल्यू की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। और अब हम
कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, पी ऑफ E1 बाय ए। E1 बाय ए को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाय E1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी अभी जो आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करके आए हैं वो कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां पर डायरेक्ट पी ए लिख सकते हैं। अब बताइए पी ऑफ E1, पी ऑफ E1 क्या आ चुका था, पी ऑफ E1 यहां से देख लेते हैं, ये है 50 बाय 100, 50 बाय 100 मल्टीप्लाई ए बाय E1 की क्या वैल्यू थी, 6 बाय 100 और ये 47 अपॉन 1000। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 30 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 47 अपॉन 1000। यहाँ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 30 अपॉन 47। ये किसका आंसर है, ये इस बात का आंसर है कि वो फोम विनय का था, लेकिन हमसे आंसर क्या पूछा गया है कि फोम विनय का नहीं था, यानी हमें नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप 1 में से पी ऑफ E1 बाय ए को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 30 बाय 47, 17 बाय 47, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन of size 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square of side x centimeter from each corner। कुछ भी बात नहीं है, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है, हमें साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर और उस स्क्वायर के 4 कॉर्नर से x सेंटीमीटर लेंथ के स्क्वायर्स कट किए गए और फिर उसे फोल्ड कर दिया गया एक बॉक्स बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अगर ये एक स्क्वायर है और आपने इसके ये 4 कॉर्नर्स पर x सेंटीमीटर की लेंथ वाले 4 स्क्वायर्स काट दिए, अब इस स्क्वायर की लेंथ कितनी रह जाएगी, अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो इस बॉक्स की लेंथ क्या बचेगी जो फ्लिप होगा, ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, बोथ साइड से x यहां से और x यहां से, यानी 2x यूनिट कम हो जाएगी। लेंथ आपसे पूछी गई है, राइट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में आप लेंथ को क्या लिखेंगे, 24 माइनस 2x यूनिट्स। ओके, सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं यहां पर। सेंटीमीटर, ब्रेथ भी क्या होगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। लेकिन हाइट आपको, हाइट के लिए आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाइट तो सिंपल, जितना ये स्क्वायर कट हुआ था जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यही इस बॉक्स की हाइट बन जाएगी, यानी हाइट क्या है x सेंटीमीटर। हमसे कहा गया फर्स्ट पार्ट में लेंथ ब्रेथ और हाइट बताओ x की टर्म में, ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम बतानी है बॉक्स की x की टर्म में। बॉक्स की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगी, LBH। L की वैल्यू 24 माइनस 2x, B की वैल्यू 24 माइनस 2x और H की वैल्यू x। तो आप इसे 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं। ये आ गई बॉक्स की वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x। नाउ थर्ड पार्ट, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है कब, अगर x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो। अगेन इस फंक्शन में आप डेरिवेटिव का टेस्ट लगाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होगा। ये वॉल्यूम है, इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 96x और इस सब के बाहर लिखा हुआ है x, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 576 माइनस 4x क्यूब माइनस 96x स्क्वायर। अंडरस्टैंड, पहले आप लिखेंगे x क्यूब वाली टर्म, देन x स्क्वायर वाली, देन x वाली।
ये आ गई वॉल्यूम। ओके, अब इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए यहाँ पर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। उसके लिए हम v डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 12x² प्लस सॉरी माइनस 192x और यहाँ से डेरिवेटिव होगा 576। अंडरस्टैंड, यहाँ सॉरी प्लस आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। अब हम यहाँ से 12 को कॉमन लिख लेते हैं, x², ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहां से आएंगी क्रिटिकल वैल्यूज। तो देखिए अब हम क्रिटिकल वैल्यूज लिखने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट v डैश x इज इक्वल टू 0, v डैश x इज इक्वल टू 0 और ये वैल्यू क्या है, 12 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 12, x माइनस 4, अलग अलग आप 0 के इक्वल रखें, आइदर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। लेकिन x की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x क्या है, उस स्क्वायर की लेंथ जो 24 सेंटीमीटर में से कट की गई। अगर आपने 12 इधर से और 12 इधर से कैंसिल कर दिया तो फिर तो बात बनेगी ही नहीं, ये बॉक्स ही नहीं बनेगा, ये 24 है। इसलिए x इज इक्वल टू 12 वाली वैल्यू इम्पॉसिबल है, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहां से हम, ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और यहां से जो आप सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे यहां से कर लीजिए 2x माइनस 16, सेकेंड डेरिवेटिव आया 2x माइनस 16, x के प्लेस पर आपको रखना है 4, 4 टू जा 8, माइनस 16 की वैल्यू माइनस 8 जो कि लेस देन 0 है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है इट मीन्स फंक्शन की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है। कौन से पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 4, और हमें यही बताना था। ओके, ये देखिए स्टेटमेंट में, शो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -8। ओके, लास्ट में आप क्या लिख देंगे, so volume is maximum at x is equal to 4. That's it, question finish. Okay, now next question, question number 8, linear differential equation है dy by dx plus py is equal to q। अगेन ये linear differential equation का बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वैल्यूज बतानी है p q की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात, p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब यहां से 1 प्लस साइन x को हटा देंगे, कंप्लीट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें 1 प्लस साइन x से, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, y यहां साइड में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये dy है तो इधर y वाला साइड में रहेगा। अब बताइए p की वैल्यू cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, और q की वैल्यू माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। ओके, बोथ साइड डिवाइड करना होता है, तो ये आ गई q की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बताना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर p dx, e रेज टू पावर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन। अब अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर डायरेक्ट है। क्या, अगर f डैश x डिवाइडेड बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो आंसर होता है लोगरिथम एफ एक्स प्लस सी। ओके, ये रूल हम यहां लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का cos,
अगर डेरिवेटिव ऊपर है, फंक्शन नीचे है, और ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर लोगरिथम फंक्शन। तो ये मैंने लोगरिथम फंक्शन लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल और यहां से आपके पास 1 प्लस साइन एक्स आएगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और एक बात देखिए यहां पर ध्यान से, अगर आपको ये रूल लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 प्लस साइन एक्स को आप मान लीजिए t, डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, dt में, तो ये क्या बन जाएगा dt बाई टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लोगरिथम t होता है। अगेन यही आंसर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही रहेगा। ओके, थर्ड पार्ट में हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे बताएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहां पर वैल्यू पुट करनी है जो है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू हमने ये लिखा था माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो यही है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इस तरफ क्या है y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर को जाना है पेशेंट के पास और उसके पास जाने के हैं 4 वेज, या तो वो ट्रेन से जाएगा, बस से या स्कूटर से, और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और फिर है लेट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो लेट हो रहा है ट्रेन से 1/4 प्रोबेबिलिटी है, बस से लेट हुआ 1/3, स्कूटर से लेट हुआ है तो 1/12, और अगर वो किसी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आया है तो वो लेट होता ही नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। हमें पी ऑफ ए बताना है, ए को हम मान लेंगे डॉक्टर इज लेट। सेकेंड, जब व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन कहाँ है, ट्रेन है फर्स्ट नंबर पर, यानी हमें कैलकुलेट करना है पी ऑफ E1 बाय ए। थर्ड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय बस, बस है सेकेंड नंबर पर, हमें कैलकुलेट करनी है पी ऑफ E2 बाय ए की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ ए। ट्रेन बस स्कूटर E1 को हम इवेंट मान लेंगे, E1 को माना कि डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। ओके, E2 बस, E3 इवेंट को हमने माना है स्कूटर, और E4 इवेंट को हमने माना है बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे हम, P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 और P ऑफ E4। स्टेटमेंट में गिवन है सभी 3/10, 1/5, 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। ओके, ए इवेंट को हम क्या मान लेते हैं, डॉक्टर इज लेट। नाउ पी ऑफ ए बाय E1 की क्या वैल्यू होगी, देखिए स्टेटमेंट में a by E1 1/4, then 1/3, 1/12, 1/4, 1/3 और 1/12 P of A by E3।
1/12। P of A by 4 क्या होगा? वो तो लेट होता ही नहीं, लेट नहीं होता अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, यानी हमें कैलकुलेट करनी है P of A की वैल्यू। बड़ी ही सिंपल सी बात है। P of A को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P of E1 इंटू P of A by E1 प्लस P of E2 A by E2, P of E3 इंटू P of A by E3 और लास्ट वैल्यू है P of E4 P of A by E4। सिंपल, आपको ये सभी वैल्यूज जो आपने यहाँ कैलकुलेट की हैं ये वहां पुट करनी है। 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 और थर्ड वैल्यू है 1/10 इंटू 1/12, 1/10 इंटू 1/12 प्लस P of E by 4 है 2/15, लेकिन मल्टीप्लाई करनी है 0 से, तो आंसर अल्टीमेट क्या आ जाएगा? 0। ये वैल्यू फिनिश। इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा? 3/40, 1/15, 1/120। अंडरस्टैंड? एलसीएम यहाँ 6 3 18, 6 2 12, आंसर विल बी 3/20। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन का मतलब है P of E1 by A कैलकुलेट करना है। ओके, P of A की वैल्यू 3/20 आप यहाँ लिख लीजिए, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। P of A की वैल्यू है 3/20। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं P of E1 by A। P of E1 by A कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, P of E1 इंटू P of A by E1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी P of A जो अभी अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं। P of E1 की वैल्यू बताइए? 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4 और P of A की वैल्यू 3/20। ओके, ये बन गया 3/40, 3/20, रेसिप्रोकल लिखेंगे आप 20/3 हो जाएगा, 22 × 40, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय बस। बस कौन से नंबर पर है? बस है सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर को आपने क्या माना है? P of E2। अब हम कैलकुलेट करेंगे P of E2 by A। P of E2 by A, अगेन सेम फॉर्मूला, लेकिन अब की बार P of E2 के लिए A by E2 डिवाइडेड बाय P of A। ओके, P of E2 की वैल्यू 1/5 और ये 1/3 आप यहां पुट कर देंगे। 1/5, 1/3 डिवाइडेड बाय ये सेम नंबर है 3/20। ओके, यानी 1/15 मल्टीप्लाई 20/3, 5 3 जा 5 4 जा, यानी आंसर विल बी 4/9। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An architect designs an auditorium for a school for its cultural activities. Floor of auditorium is rectangular in shape and has a fixed perimeter. अब हमें पेरीमीटर फिक्स गिवन है। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्स और वाई क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन हुए? एक्स और वाई, क्योंकि पेरीमीटर तो फिक्स है। सेकेंड पार्ट में एरिया ए ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और थर्ड पार्ट में वैल्यू वाई की फाइंड करनी है अगर एरिया ऑफ फ्लोर हो जाए मैक्सिमम। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। लेंथ को क्या माना है? एक्स। ब्रेथ को क्या माना है? वाई। हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है बिटवीन द वेरिएबल। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर होता है 2 × L + B। ओके, 2 ×
x प्लस वाई, एल और बी की आपने वैल्यू पुट कर दी, बस ये हो गया रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड पार्ट में एरिया कैलकुलेट करना है। अब बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है एल इंटू बी, यानी एक्स इंटू वाई, लेकिन इन्होंने लिखा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, यहां से इस फर्स्ट पार्ट वाले आंसर से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या वैल्यू आएगी? 2 की मल्टीप्लाई की 2x प्लस 2y। ओके, y कैलकुलेट करना है, 2x इधर आ जाएगा, p माइनस 2x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, तो y की इस वैल्यू को आप सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे p माइनस 2x बाई 2, p माइनस 2x बाई 2, यानी एरिया आ गया 1/2x p माइनस 2x। ओके, ये है सेकेंड पार्ट का आंसर, एरिया इन टर्म्स ऑफ x। थर्ड पार्ट में देखिए, एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, यानी एरिया के ऊपर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। ये है a की वैल्यू, यहां से हमने a डैश x ढूंढा, लेकिन इन्होंने कहा है y की टर्म्स में आंसर बताएं। आप x को y से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आंसर उन्हें y में चाहिए, तो वेरिएबल रिप्लेस हो गया है y p माइनस 2y। ओके, ये एरिया की वैल्यू है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? a डैश वाई। क्या वैल्यू आएगी? पहले आप इसे एक बार मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 y p माइनस, जब ये 1/2 y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ? डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, p गिवन है, फिक्स है, और 2 भी एक कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या बन गया? p/2 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2y। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल रखेंगे 0 के, यानी पुट a डैश y इज इक्वल टू 0, p/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, p/2 इज इक्वल टू 2y, यहां से p की वैल्यू आ गई 4y। ओके, अब हमें क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या लिखेंगे? a डबल डैश y। सेकंड डेरिवेटिव हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आएगा -2, यानी a डबल डैश y जो है वो नेगेटिव है। a डबल डैश y की वैल्यू माइनस में आ चुकी है। कितना डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये बनेगा -2 विच इज लेस देन 0। अंडरस्टैंड? अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया तो इस बात का मतलब है एरिया विल बी मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पर? एरिया विल बी मैक्सिमम कब? जब p की वैल्यू 4y हो। यहां से आप y को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? p/4 एट y इज इक्वल टू p/4, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू तो पुट नहीं की जा सकती क्योंकि y बचा ही नहीं, लेकिन यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू p/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया और बिल्कुल इजी है। वही आपको p और q फाइंड करने हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन बताना है। अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे? cos स्क्वायर x से, ताकि यहां बचे सिर्फ dy बाई dx। dy बाई dx प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इसे आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर का अगर आप रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये बन जाएगा 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। ओके, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू बतानी है p की, वेरी सिंपल, 1 cos स्क्वायर x। q की वैल्यू 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में वही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू पावर p dx। p की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाय cos स्क्वायर x dx, और 1 बाय cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है?
पहले आप इसे चेंज करेंगे सीकेंट में, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10। ओके, ई रेज टू पावर 10x प्लस सी की कोई जरूरत नहीं, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या वैल्यू आ चुकी है, e रेज टू पावर 10x, इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू है 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, 10 इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज टू पावर 10x dx प्लस c। ये इंटीग्रेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक जरा सिंपल सी बात अगर आपको पता हो कि मैं 10x को क्या पुट करना है मुझे यहाँ t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt। तो देखिए 10x को आपने क्या पुट किया है t, सीकेंट स्क्वायर x dx, ये और ये दोनों मिलकर कहाँ चले गए, dt में चले गए, e रेज टू पावर t बचा प्लस में c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो बड़ा ही आसान है, आइलेट वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये, और साथ में c। ओके, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन वापस यही हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर c डैश यूज कर सकते हैं, बाद में हम उसे c बना देंगे, y इंटू ई रेज टू पावर 10x। अब हम क्या लिखेंगे, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही रहेगा, इन दोनों टर्म्स में से आप e रेज टू पावर t को कॉमन लिख लेंगे। देखिए y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू t इंटू ई रेज टू पावर t, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही रहेगा प्लस में c, e रेज टू पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस c। इस इंटीग्रेशन के नाम का आप ऐसे यहाँ पर ये वाला c डैश पहले का और ये डबल डैश, इन दोनों को हम c से डिनोट कर देंगे। जहां जहां t है अब आप वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे 10x, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c। ओके, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन ए स्कूल टीचर आस्क्स ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स रवि, मोहित एंड सोनिया। प्रोबेबिलिटी दे रखी है तीनों स्टूडेंट्स की क्वेश्चन सोल्व करने की, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखी है मेकिंग एरर की 1%, 1.2% और 2% रिस्पेक्टिवली। 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन सोल्विंग द क्वेश्चन। गलती करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 इवेंट्स मानेंगे, E1, E2 और E3। E1 को आप क्या लिखेंगे, E1 को हम लिखेंगे क्वेश्चन इज सोल्व्ड बाय रवि, क्वेश्चन इज सोल्व्ड बाय रवि। सेकेंड स्टूडेंट का क्या नाम है, सेकेंड स्टूडेंट का नाम है मोहित, और फिर है सोनिया, मोहित सोनिया। तीनों बच्चों के क्वेश्चन को सोल्व करने की इवेंट्स को हमने मान लिया है, और ए को क्या मान लिया है, एरर इज कमिटेड बाय, एरर इज कमिटेड बाय स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा अगर गलती करे तो उसकी इवेंट को हमने मान लिया ए। अब प्रोबेबिलिटीज देखिए, P ऑफ E1, P ऑफ E2 और P ऑफ E3, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज गिवन है, क्या क्या,
30, 25 और 45, 25/100 और 45/100। ओके, इनके कोरस्पॉन्डिंग A/E1, A/E2 और A/E3 ये वैल्यूज भी गिवन है। ये वैल्यूज देखिए क्या क्या है, 1, 1.2 और 2। 1% का मतलब 1/100, 1.2% का मतलब 1.2/100 और 2% का मतलब 2/100। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन को सोल्व करने में एरर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या लिखेंगे, एरर को हमने ए माना है तो पी ऑफ ए कैलकुलेट करना है एक तरह से, पी ऑफ E1 A/E1, पी ऑफ E2 A/E2, पी ऑफ E3 A/E3। हमें इन सभी टर्म्स की वैल्यूज पुट करनी है और देखिए क्या क्या है वैल्यूज, 30/100 इंटू 1/100, 30/100 ये है 1/100 प्लस 25 और 1.2, 25 1.2/100 और लास्ट वैल्यू है 45 और 2, 45/100 और 2/100। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30/10,000, इन दोनों की मल्टीप्लाई 300 आएगी लेकिन डेसिमल के बाद एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस 90/10,000। ओके, 150/10,000, एक जीरो कैंसिल और 3 के बाद जब आप डेसिमल लगाएंगे तो 0.015 आ जाएगी ये वैल्यू। ओके, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया फिनिश। नाउ सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, टीचर ने क्वेश्चन को चेक किया और इसमें कोई मिस्टेक मिली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन रवि ने सोल्व नहीं किया। हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन रवि ने सोल्व किया और रवि को आपने कौन से नंबर पर माना हुआ है, रवि को हमने माना हुआ है फर्स्ट नंबर पर, यानी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे P ऑफ E1 बाय A। इस आंसर को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो P ऑफ E1 बाय A कैलकुलेट करने के लिए अगेन ये वैल्यू काम की है, P ऑफ A की वैल्यू को 0.015 हम यहां लिख लेते हैं, P ऑफ A 15/1000। ओके, नाउ P ऑफ E1 बाय A कैलकुलेट करना है, P ऑफ E1 बाय A फॉर्मूला P ऑफ E1 A/E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ A। सिर्फ आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, 30/100 और 1/100। P ऑफ A की वैल्यू ये है 15/1000, 15/1000। तो देखिए ये क्या बनेगा, 30/10,000 और डिवाइड के नीचे डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 ऊपर और 15 नीचे, 3 जीरोस कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, 3 5 15, यानी आंसर विल बी 1/5। किसका आंसर है ये कि क्वेश्चन रवि ने सोल्व किया, लेकिन हमसे कौन सा आंसर पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन उसने सोल्व नहीं किया। 1 में से आप P ऑफ E1 बाय A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसे अभी 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद ही आपका अल्टीमेट आंसर आएगा। और इसी के साथ आपने सभी पेपर्स के सेक्शन ई के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पेपर में चाहे सेम टू सेम क्वेश्चन आए या नहीं, आपको बहुत ध्यान से पेपर करना है। क्लास 10th का पेपर अगर आप देखें तो उसका लेवल बहुत हाई था,
अपने एग्जाम की आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, और जब आप एग्जाम सेंटर में बैठें तो हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर किसी स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा गया है तो उसे आपको ध्यान से समझना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।